नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, इसके पहले की क्लास में हमने सीखा था कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम देखेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का अनुवाद हम कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। एक वो जिसमें क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में आते हैं, दूसरे वो जिसमें क्या, कब, कैसे, कहाँ आदि प्रश्नसूचक शब्द जो होते हैं वो वाक्य के बीच में आते हैं, और तीसरे वो जो जिसमें हु शब्द का प्रयोग आता है। तो आज हम जो सीखेंगे पहले उसमें ये देखेंगे कि क्या शब्द जब प्रारंभ में आते हैं तब क्या हम करते हैं, तो उसको हम केस फर्स्ट में रखते हैं, आप जानते हैं। तो चलिए देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो हमारा है दोस्तों, आज का जो क्लास है उसमें हम देखेंगे कि केस केस फर्स्ट, इस तरह से आप लिख लीजिए। और केस फर्स्ट में दोस्तों जो हम स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे वो देखिए, केस फर्स्ट का जो स्ट्रक्चर है तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि इसका जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें क्या है, वाज या वेयर है। तो सबसे पहले हम वाज या वेयर को लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वाज या वेयर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के आधार पर। आप जानते हैं कि आई के साथ और ही सीड और सिंगुलर के साथ आप वाज का प्रयोग करते हैं। यू वी दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप वेयर का प्रयोग करते हैं, इतना तो आप जानते ही हैं। तो देखिए, वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जो मेन वर्ब है उसका आईएनजी फॉर्म आप प्रयोग करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये दोस्तों स्ट्रक्चर। अब हम एक उदाहरण ले लेते हैं इसको समझने के लिए। एक सिंपल सा उदाहरण वही राम का ले लेते हैं कि राम स्कूल जाता था, राम स्कूल जा रहा था। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस टेंस की बात है, आप याद करिए। कंटिन्यूअस किसे कहते हैं, जिसमें रहा था, रही थे आदि आते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। समय का ज्ञान नहीं दिया रहता कि कब से जा रहा है, इतना तो आपको याद हो गया होगा अब तक। तो देखिए, अगर हम ये वाक्य लिखें कि राम, यहाँ पे देखिए, क्या राम स्कूल जा रहा था, ये आपका वाक्य है। अब देखिए, ये प्रश्नवाचक वाक्य है, ये आपको पता चली जा रहा है। यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में आ रहा है, इसका मतलब ये केस फर्स्ट है, और केस फर्स्ट में आप ये स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे, यानी क्या की अंग्रेजी ना लिख करके आप वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब बताइए, आपके पास ऑप्शन है वाज या वेयर, दोनों में से आप यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे इस वाक्य में। तो इसका सब्जेक्ट क्या है, पहले आप देखिए इसका सब्जेक्ट क्या है, क्या राम स्कूल जा रहा था। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, स्कूल जाने का काम कौन कर रहा था, देखिए राम कर रहा था, तो सब्जेक्ट है राम। तो राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन है। तो यहाँ सिंगुलर के लिए आप वाज का प्रयोग करते हैं, वाज राम। वाज के बाद आपने सब्जेक्ट राम को लिखा, वाज राम। उसके बाद आपको वर्ब लिखना है, जाना। जाना यानी गो मीन्स जाना होता है। फर्स्ट फॉर्म में आपने आईएनजी जोड़ लिया तो ये हो गया गोइंग। वाज राम गोइंग टू स्कूल। ये है दोस्तों, इस तरह से आपने देखा कि जो केस फर्स्ट है इंट्रोगेटिव का, उसका ट्रांसलेशन कुछ ऐसा हो गया, बन गया आपका। तो यानी वाज, सबसे पहले आपने लिखा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिखा, उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लिख दिया, फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिया, आपका ट्रांसलेशन हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से आप जो है ट्रांसलेशन जो है, जो केस फर्स्ट आएगा उसके कुछ उदाहरण भी देख लीजिए, ताकि आपकी थोड़ी इस पर प्रैक्टिस हो जाए और आपकी पकड़ मजबूत हो जाए। तो इतना आप नोट कर लीजिए, कुछ और उदाहरण मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। चलिए, ये पूरा मैं मिटा देता हूँ।
और कुछ उदाहरण आपके सामने मैं यहाँ पे रखता हूँ। चलिए, अब जितने भी आपके होंगे क्या शब्द से ही, जो केस फर्स्ट इसमें क्या शब्द से ही प्रारंभ होंगे, तो आप लिख सकते हैं क्या, क्या वह क्या वह नदी में तैर रहा था। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस वाक्य को आप देखते ही पहचान गए होंगे कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है और वो भी फर्स्ट केस है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में आ रहा है ना। अब इसमें जो है आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट को पहचानेंगे। देखिए सब्जेक्ट क्या है, नदी में तैरने का काम कौन कर रहा है, तो वह कर रहा है, यानी ही, यही क्या है, सब्जेक्ट है। और ही कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तैरने की बात आ रही, तैरना जो है क्या है, वर्ब है, तो ये वर्ब है, ठीक है। और वर्ब के आईएनजी फॉर्म का आपको प्रयोग करना है। तो देखिए, चूंकि ये देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, वाज लिखेंगे। वाज ही स्विमिंग स्विमिंग इन द रिवर। वाज ही स्विमिंग इन द रिवर, स्विमिंग मीन्स होता तैरना, तो इसका आईएनजी फॉर्म आपने प्रयोग किया, वाज ही स्विमिंग इन द रिवर। ये है दोस्तों इसका ट्रांसलेशन। इसी तरह से कुछ और आप वाक्य देख लीजिए, जैसे आप कह सकते हैं कि क्या क्या तुम अपने भाई को मार रहे थे। देखिए, क्या तुम अपने भाई को मार रहे थे, तो यहाँ पर देखिए कौन है इसमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, ये भाई सब्जेक्ट है या तुम। तो देखिए मारने का काम किससे कहा जा रहा है, कि तुमसे कहा जा रहा है। ये तुम जो शब्द है ये क्या है, सब्जेक्ट है। और मार रहा है यानी पीट रहा है, मारना पीटना यानी बीटिंग करना, जान से मारना की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। यानी यहाँ वर्ब है, जो है वर्ब क्या है, बीटिंग, किलिंग का प्रयोग नहीं करेंगे। तो देखिए, अच्छा यू के साथ आप क्या प्रयोग करते हैं, वाज या वेयर, तो वेयर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वाज ना लिख करके आप इस बार आप लिखेंगे वेयर यू वेयर यू बीटिंग योर ब्रदर। देखिए आपने क्या किया इसमें, इसमें आपने सबसे पहले लिखा ये हेल्पिंग वर्ब लिखा, वाज या वेयर में से वेयर को लिखा। क्यों, क्योंकि जो है यू जो है, यू के साथ वेयर का प्रयोग आप करते हैं, यू सब्जेक्ट है। फिर बीटिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म आपने प्रयोग किया, फिर आपने ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से इसके जो होंगे वो ट्रांसलेशन ऐसे ही करते जाएंगे आप। तो कुछ और उदाहरण आप देखते जाइए इससे संबंधित। जैसे आप कह सकते हैं कि कुछ और उदाहरण आप बताइए, जैसे क्या, चलिए, क्या तुम निबंध लिख रहे थे। एक वाक्य और ले लेते हैं, क्या मैं बाजार से सब्जियां ला रहा था। ये देखिए दोस्तों, इसको ध्यान से देखिए, पहला वाक्य देखिए, क्या तुम निबंध लिख रहे थे, तो इसमें क्या है, क्या शब्द देखिए वाक्य प्रारंभ में आ रहा है, तुम सब्जेक्ट है, लिखना वर्ब है, निबंध ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब आपको व्यवस्थित करना, सबसे पहले आप यहाँ पर क्या लिखेंगे,
यू के साथ के लिए आप क्या प्रयोग करते हैं? वेयर वेयर यू वेयर यू राइटिंग राइटिंग एन एसे, क्या तुम एक निबंध लिख रहे थे? तो ये हो गया ट्रांसलेशन दोस्तों। सबसे पहले आपने क्या किया? हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया। ठीक है दोस्तों, फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो इसी तरह से आप करते जाएंगे, सीक्वेंस यही रहेगा। और वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई भी वाक्य हो, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव कोई भी हो, वर्ब की आईएनजी फॉर्म का ही आपको प्रयोग करना है। इसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। ठीक है। अब क्या मैं बाजार से सब्जियां ला रहा था, दूसरा वाक्य देखिए। इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है दोस्तों? सब्जेक्ट मैं को अंग्रेजी में कहते हैं आई। और आई जो है, आई के साथ यहाँ पर क्या प्रयोग करते हैं? वाज का प्रयोग करते हैं, आप जानते हैं। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? वाज आई ला रहा था। ठीक है, ला रहा था, लाना जो है लेकर आना। ठीक है, तो इसके लिए जो है ब्रिंगिंग। ठीक है, ब्रिंग मीन्स लाना होता है, तो वर्ब क्या है? लाना वर्ब है। तो वाज आई ब्रिंगिंग क्या चीज ला रहे थे? सब्जियां ला रहे थे, तो लिखेंगे वेजिटेबल्स। वाज आई ब्रिंगिंग वेजिटेबल्स कहाँ से ला रहे थे? फ्रॉम द मार्केट। फ्रॉम मार्केट, फ्रॉम द मार्केट। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए यहाँ पर। फिर आप एक बार आप इसका कंसेप्ट देख लीजिए। सबसे पहले आपने क्या किया? वाज का प्रयोग किया, देन सब्जेक्ट आई का प्रयोग किया, देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म ब्रिंगिंग मीन्स लाना होता है, फिर आपने ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया। ये पूरा जो पार्ट है ऑब्जेक्ट का कहलाएगा। तो इसे भी आप नोट कर लो दोस्तों। देखते हैं कुछ और वाक्य, इसको आप नोट कीजिए जल्दी से। तो इसे नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए कुछ और उदाहरण ले लेते हैं। तो एक वाक्य हो सकता है दोस्तों, क्या बच्चा चिल्ला रहा था या रो रहा था, जो भी है। तो क्या बच्चा रो रहा था। और एक वाक्य और लिखते हैं इसी से मिलता जुलता। क्या वह गेहूं पीस रहा था। चलिए दोनों वाक्य को बारी बारी से आप ट्रांसलेट कीजिए, खुद से आप कीजिए वीडियो को बंद करके। ठीक है, फिर मिलाते जाइए। देखिए, क्या बच्चा रो रहा था, बच्चा देखिए चाइल्ड, एक ही चाइल्ड की बात हो रही, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो लिखेंगे क्या? वाज चाइल्ड, वाज द चाइल्ड भी लिख सकते हैं, वाज द चाइल्ड। वीपिंग मीन्स होता है रोना, लेकिन दोस्तों यहाँ पर वीपिंग का मतलब क्राइम से भी है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं वाज चाइल्ड क्राइम। ठीक है, क्राइम मीन्स होता है चिल्लाना, जोर से चिल्लाना या रोना। क्या वह गेहूं पीस रहा था? ये देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या ही है, ही के साथ आप क्या लिखेंगे? ही के साथ आप लिखेंगे वाज, वाज ही। अब देखिए पीस रहा था, पीसने को अंग्रेजी में कहते हैं ग्राइंड करना, ग्राइंडिंग, GRINDING। वाज ही ग्राइंडिंग वीट, वीट। तो ये दोस्तों ट्रांसलेशन, और इसको आप नोट कीजिए। ठीक है, तो अभी तक जो हमने एग्जाम्पल लिए हैं उसमें मेरे ख्याल से वेयर शब्द का प्रयोग एक ही बार हुआ है।
कुछ ऐसे वाक्य ले लेते हैं जिसमें दे शब्द आ जाए, जैसे कि क्या वे मैदान में खेल रहे थे। ये देखिए दोस्तों, एक वाक्य ये है और एक वाक्य और लिख लेते हैं। क्या राम और श्याम क्या राम और श्याम क्या राम और श्याम परीक्षा में नकल कर रहे थे। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी चीज आपको मिलेगी सीखने को। पहली बात तो ऊपर वाला जो वाक्य है इसको देखिए, क्या वे मैदान में खेल रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, दे है, यानी वे। तो इसके साथ वेयर का आप प्रयोग करेंगे, WERE, वेयर दे, वेयर दे, फिर वर्ब की ING। देखिए खेलना आप जानते हैं, इसका PRE दे प्लेइंग इन द फील्ड। ठीक है दोस्तों, वेयर दे प्लेइंग इन द फील्ड। ठीक है, तो आपने क्या यहाँ पर किया, वेयर का प्रयोग किया, फिर सब्जेक्ट दे का प्रयोग किया, फिर प्लेइंग का प्रयोग किया, यानी वर्ब की ING फॉर्म का प्रयोग किया, देन आपने फील्ड का प्रयोग किया। अगला देखिए, क्या राम और श्याम परीक्षा में नकल कर रहे थे। यहाँ पर सीखने की बात क्या है, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, यहाँ दो सब्जेक्ट आपको दिख रहा होगा, एक राम है और श्याम है। तो इनको हम कंबाइन एक साथ देखेंगे तो यहाँ पर दो लोग हैं, यानी प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है, दो लोग आ गए। तो यहाँ पर हम क्या प्रयोग करेंगे, यहाँ पर भी वेयर का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये दोनों मिलके प्लूरल हो गए। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट। तो वेयर राम एंड श्याम, वेयर राम एंड श्याम, ये इतना पूरा आपका क्या है, यही है सब्जेक्ट, ये यहाँ से यहाँ तक सब्जेक्ट है। वेयर राम एंड श्याम। अब नकल करने की अंग्रेजी आप जानते हैं, कॉपी करना। तो COPING, COPY होता है, तो कॉपिंग COPING, ये स्पेलिंग है, सॉरी COPYING। ये वेयर राम एंड श्याम वेयर कॉपिंग इन द एग्जामिनेशन। तो ये दोस्तों इसका जो है ट्रांसलेशन, इसको भी आप नोट कीजिए जल्दी से। और कुछ और उदाहरण, चलिए दोस्तों इसको आपने नोट कर लिया होगा। और एक उदाहरण और लेते हैं स्कूल से संबंधित, स्कूल में जो चीजें होती हैं आप देखते हैं, जिससे कि कह सकते हैं कि एक वाक्य हो सकता है कि प्रधानाचार्य, सॉरी क्या प्रधानाचार्य शिक्षकों को निर्देश दे रहे थे। वाक्य थोड़ा सा बड़ा है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर आपको घबराने की कोई बात नहीं है। जैसे जैसे आपको कहा गया है आप वही प्रक्रिया फॉलो करते जाइए, बहुत ही आसानी से आप इसका ट्रांसलेशन कर लेंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले वाक्य को पढ़िए, उसको पहचानिए कि कौन सा टेंस है
और कौन से टेंस का किस प्रकार का वाक्य है। तो देखिए रहे थे आ रहा है यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, फिर क्वेश्चन मार्क लगा यानी प्रश्नवाचक वाक्य है। फिर देखिए क्या शब्द वाक्य का के प्रारंभ में आ रहा है यानी केस फर्स्ट है, यानी आप यहाँ पर क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे और या वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप वाज का प्रयोग करेंगे और वेयर का। अब ये डिसीजन लेंगे सब्जेक्ट के आधार पर। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, शिक्षकों है या प्रधानाचार्य है। शिक्षकों देखिए प्लूरल है, प्रधानाचार्य सिंगुलर है, लेकिन सब्जेक्ट है क्या। तो पहले ध्यान से आप वाक्य को पढ़ेंगे तब आप आसानी से समझ जाएंगे। देखिए क्या प्रधानाचार्य शिक्षकों को निर्देश दे रहे थे। तो निर्देश देने का काम कौन कर रहा है, प्रधानाचार्य कर रहा है, यानी सब्जेक्ट कौन हो गया, प्रधानाचार्य हो गया। तो ये जो प्रिंसिपल है तो ये क्या है, सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट प्रिंसिपल कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है। और एक वचन करता है तो आप वाज का प्रयोग करेंगे या वेयर का, आप वाज का प्रयोग करेंगे। ठीक, ओके। तो यहाँ पर लिखिए वाज द प्रिंसिपल, अब यहाँ पर वर्ब लिखना है। वर्ब है निर्देश देना, निर्देश मतलब होता है डायरेक्शन, और निर्देश देना कहते हैं डायरेक्टिंग, यानी टू डायरेक्ट या डायरेक्टिंग। यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो डायरेक्टिंग। वाज द प्रिंसिपल डायरेक्टिंग, क्या प्रिंसिपल यानी प्रधानाचार्य निर्देश दे रहे थे। इतने का अनुवाद अब हो चुका है। आगे देखिए शिक्षकों को, वाज द प्रिंसिपल डायरेक्टिंग द टीचर्स। फिर आप यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, वाज द प्रिंसिपल डायरेक्टिंग टू द टीचर्स या टू टीचर्स। ओके, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। और इसी के साथ आज का हम क्लास क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो केस फर्स्ट है वो जो है आपके लिए इतना इनफ है। और दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम केस सेकंड देखेंगे, और अगर समय बचेगा तो हम हु का केस भी वहीं देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आपसे यही मैं कहूँगा कि इसके नोट्स प्रतिदिन बनाते जाइए। जितने एग्जाम्पल मैं यहाँ पे करवाता हूँ आप उसको जरूर नोट करते जाइए। इससे न सिर्फ आपकी प्रैक्टिस बेहतर होगी बल्कि रिवीजन करने में भी आपको आसानी होगी। और आप किसी भी बुक में देखेंगे तो, क्योंकि ये मैं यहीं पर जो भी यहाँ पे बनाता हूँ केवल यहीं पे जो है खुद से ये सब जो है इमेजिनरी चीज़ें हैं, इमेजिनरी हैं। जो भी एग्जाम्पल आप खुद भी इमेजिन करके बना सकते हैं। और जितना ज़्यादा आप इमेजिन करने की आदत डेवलप करेंगे अपने अंदर, कि कोई वाक्य खुद से ही सोच लिया, बैठे हैं कहीं बस में जा रहे हैं कोई चीज़ सोच लिए, या दोस्त से मिलने जा रहे हैं उससे कोई चीज़ बोलनी है, कोई वाक्य सोच लिए किसी टेंस का जो आपने अब तक पढ़ा है, तो उसको अंग्रेजी में जो है बोलने की आप प्रैक्टिस करेंगे तो इससे आपको अंग्रेजी आसानी से बोलने भी आ जाएगी। ठीक है, तो अगर आप मन में ही कोई भी वाक्य जो है हिंदी में, जब भी आप कहीं जा रहे हो तो आप उसको सोचा करिए, उसको इंग्लिश में सोचने का प्रयास कीजिए कि इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे। तो धीरे धीरे जब आपका टेंस खत्म हो जाएगा और कंप्लीट हो जाएगा तो उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको ग्रामर में या अनुवाद करने के लिए सीखनी आवश्यक होती हैं। वो जब 3-4 चीज़ें आप सीख लेंगे, ये ट्रांसलेशन और नरेशंस वगैरह सीख लेंगे, एक्टिव पैसिव सीख लेंगे और कुछ और चीज़ें सीख लेंगे, तो उसके बाद दोस्तों आपको वो चीज़ सोचना आसान हो जाएगा। लेकिन फिर भी अभी से आप जो है कि अगर आपके पास किताब नहीं है तो आप कोई भी जो है सेंटेंस अपने मन से आप लिखिए जो उसी से संबंधित है, जो आप पढ़ रहे हो। ठीक है, उसी से संबंधित एक वाक्य बनाइए, लिखिए, फिर उसका ट्रांसलेट कीजिए। ऐसा करने से आपके अंदर जो है क्षमता अपने आप डेवलप होगी, निखार आएगा और आपका प्रैक्टिस भी बेहतर होगा। नए नए शब्द भी आप सीखेंगे। हो सकता है कोई ऐसा शब्द हो जिसका हम लोग यहाँ प्रयोग ना कर रहे हैं, वो नया शब्द आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उससे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू योर वर्क वेरी सीरियसली। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।